अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। नाज़रीन, ईरान वो मुल्क है, वो कौम है जहां सबसे पहले उनके सरबराहान की शहादत होती है, फिर उसके बाद आवाम सामने आती है। इससे कबल भी हमने देखा था कि किस तरीके से ईरान की क़यादत को पहली बारी में ही निशाना बनाया गया था और शहादतें हुई थी। 2 रोज़ पहले इसराइली मीडिया ने यह खबर दी थी कि ईरान के नेवी कमांडर शहीद हो गए हैं और अब ईरानी मीडिया ने इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दे दी और कहा कि अगर ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आया तो पावर प्लांट और डीसैलिनेशन प्लांट्स पे हमले किए जाएंगे। यानी कि डीसैलिनेशन प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो खारे पानी को साफ़ करते हैं। अगर इस तरह का हमला या जारियत की गई अमेरिका और इसराइल की जानिब से तो ईरान की आवाम को पीने का साफ़ पानी भी मैसर नहीं रहेगा। वहीं हमने देखा कि दुबई के पोर्ट पर भी हमले किए गए ईरान की जानिब से और वाज़ेह कह दिया गया था कि अगर दुबई में जो मौजूद हैं हवाई अड्डे उन्हें ख़त्म ना किया गया तो फिर ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा, धमाके करेगा। और सबसे बड़ा हमला जो है वो हो चुका है दुबई के पोर्ट में, जिसके बाद हमने देखा कि इसाक डार ने भी चीनी वज़ीर ख़ारजा से इस मामले पे गुफ्तगू की। इससे कबल हमने देखा था कि मिस्र, सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा जो है, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो आए थे और मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हो रही थी। और ऐसा मुमकिन नहीं था कि चाइना को लूप में ना लिया जाए, क्योंकि चाइना इस वक्त एक बड़ा ब्लॉक है और ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के भी चाइना से जो हैं वो अच्छे ताल्लुकात हैं। और इसाक डार की जो है वो इसाक डार साहब जो हैं वो एक रोज़ा दौरे पे जो हैं वो चाइना गए हैं। अब देखना ये है कि मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे या नहीं होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पे एक बार फिर बयान दे दिया है। उनका कहना था, उन्होंने तनकीद की लंदन पे और फ्रांस पे। उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद के लिए नहीं आए, तो अगर आपको तेल चाहिए तो आप खुद अपना हुर्मज़ जाएँ और अपना तेल वहाँ से लेकर आएँ, या तो फिर डबल कीमत में जो है वो अमेरिका से ले लें। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि अपना हुर्मज़ को खोल दिया जाएगा और नेटो से भी मदद मांगी गई थी। जब दीगर ममालिक ने इस जंग में शिरकत से मना कर दिया, उसके बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बेयारो मददगार रह गए और जो दावे किए जा रहे थे, बड़े दावे किए जा रहे थे कि अपना हुर्मज़ को जो है वो खोल दिया जाएगा, अब उसमें नाकाम लग रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कमांडर रिटायर वजी उल हसन साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वजी साहब आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका खदीजा। बिल्कुल ठीक है। और इनके हमरा हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं वजी साहब का। वजी साहब, ये बताइएगा कि पहले तो ये धमकी दी गई थी कि 48 आवर्स में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला गया तो ईरान को संगीन नताइज भुगतने होंगे, और अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पे बयान भी सामने आया है। उनका कहना था कि जिन ममालिक ने इस जंग में हमारी मदद नहीं की वो खुद जाके अपना हॉर्मुज़ से अपना तेल ले आएँ। अमेरिका अब किसी की जंग में नहीं पड़ेगा, क्या कहेंगे इस पे? खदीजा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि आज भी अगर आप उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हम देख लें तो अभी तक कुछ वो समझा नहीं पाए कि वो चाह क्या रहे हैं। पूरी दुनिया के हवाले से, पूरी दुनिया में, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यूरोप में उनके एलाइज हों, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, चाहे गल्फ हो, पूरी दुनिया में वो अपनी हिकमत अमली को समझा नहीं पाए। उनकी पावर इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ पावर इस्तेमाल करना ही था। आबनाए हॉर्मज़ तो आज से 32 दिन पहले खुली हुई थी। उधर दिन के जितने भी जहाज, 150 से 200 जहाज गुजरने होते हैं, वो गुजर रहे थे। सही। जंग की वजह से उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आई, और जंग से पहले तो ईरान जो है वो नेगोशिएशन की टेबल पे बैठा हुआ था और नेगोशिएशंस क्लोज होने के चांसेस थे। तो ये पावर इस्तेमाल करने का मकसद जो अमूमी तौर पे किसी मकसद को अचीव करने के लिए होता है, वो इस जगह पे अमेरिका की ये बात लगता है कि वो ये ना बात खुद समझ पा रहे हैं ताकत के नशे में, ना ही वो ये बात अपने जो क्लोज एलाइज हैं उनको समझा पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ तो मौजूद हैं। फारूक साहब, दुबई के ऑयल तंसीबात पे हमले किए गए और पहले तो ये हमने देखने में आ रहा था कि इंटरसेप्शन जो है वो इस मिसाइल्स को रोक रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अब ईरान रिटेलिएट कर रहा है, दुबई को खासा नुकसान पहुंच रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुसलमान ममालिक आपस में लड़ना ये तो खुशी की बात नहीं है, लेकिन भारत इसका
हालात ऐसे हो गया ग्राउंड, और वो भी अमेरिका की वजह से, इसराइल की वजह से, कि जो अमेरिकन बेसेस हैं मिडल ईस्ट में, ये 7-8 गल्फ रियासतों में, तो वहां पे अगर आप मिसाइल अमेरिकन मारेंगे ईरानियन इंस्टॉलेशंस पे, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो ऑयल फील्ड हो, चाहे ऑयल अपना उनके पावर प्लांट्स हो, उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हो, उनकी यूनिवर्सिटीज हो, उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हो, तो आपके ख्याल में फिर कौन सा मुल्क है जो इसको बर्दाश्त करेगा? तो फिर इसराइल अपना ईरान ने रिटेलिएशन तो किया, और वो कर रहे हैं पिछले 4 हफ्ते से जबरदस्त रिटेलिएशन, और कहा तो अब ये जा रहा है। तो लेटेस्ट जब देखते हैं अमेरिकन इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, कि गालिबन दुबई में या यूएई में जो ईरानियंस है वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने एट अ वेरी हाई लेवल कि बहुत जगह जहाँ पे बहुत सीनियर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के एडवाइजर्स, मिलिट्री पर्सनल वहाँ पे थे, कमांडर लेवल के लोग, हमने उनको टारगेट किया। और ध्यान में रखें कि इस वक्त ईरान में, अपना अमेरिका में ट्रम्प की जो मकबूलियत है वो -17% पे आई है। कभी किस तारीख में ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट की हालत थी। 1 करोड़ अच्छा अमरीकी साहब, आपने कहा कि ट्रम्प साहब की मकबूलियत में कमी आई है और कुछ माह बाद मिड टर्म इलेक्शन भी होने हैं, तो ये भी एक खासा मुश्किल हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प के लिए इस इलेक्शन को जीतना। देखिए ये तो मसला है ना, लोकल आवाम, जब आवाम आपके साथ ना हो तो मुझे बताएं कि आप कैसे एक जंग जो है उसको आगे चला सकते हैं। उनके फौज के अंदर भी डिवीजन है, उनके ऐसे कोई वीडियोस आ रहे हैं जिसमें फौजी जो है वो समझते हैं कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग तो इसराइल की जंग है, हमारा ईरान के साथ क्या दुश्मनी, ठीक है ना जी। सो एक ये भी बड़ा फैक्टर है। उनके पीछे काउंटर टेररिज्म के हेड थे जोसेफ कैंट, वो भी रिजाइन करके चले गए कि जनाब ये तो बिल्कुल गलत है, हम क्यों अग्रेसर बन गए, हम क्यों जारियत कर रहे हैं, किस बेसिस के ऊपर? हमारी तो बातचीत हो रही थी ईरान के साथ न्यूक्लियर मामलात पे, एकदम लड़ाई शुरू होगी, हमले शुरू होगी। तो कहना ही मैं ये चाह रहा हूँ कि सारी गड़बड़ जो है ये शुरू इसराइल की वजह से हुई थी, और अब उनके साथ जो कुछ हुआ है वो तो और ब्रिगेडियर साहब, अगर इसमें एब्सेंट फाइल का भी जिक्र कर लिया जाए, यही एक वजह थी जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो प्रेशर में आ गए और इस जंग में कूद पड़े। बिल्कुल, देखें एब्सेंट फाइल में तो अब एक 2 गल्फ ममालिक के जो हेड है मौजूदा, अब तो उनका भी रिकॉर्ड में सारा चीजें साफ वाज़ेह हो गई। तो ऐसे तो नहीं ना कि जब ट्रम्प साहब यूएई में गए थे तो जनाब वहां पे खवातीन को वेलकम करने के लिए खवातीन जो हैं वो बाल खोल के डांस कर रही थी, आपको याद है ऑनर गार्ड जो दिया गया। सो ये तो एक अपनी जगह है, अमेरिकन इसको हैंडल कर लेंगे, डील कर लेंगे, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ट्रम्प ने इसका दुनिया को कंफ्यूज किया हुआ है, कोई उसके साथ नहीं है। यूके को वो कह रहे हैं कि जनाब जाए खुद हुर्मस खोले, अपना हुर्मस, और हमसे नहीं तो हमसे तेल ले डबल प्राइस पे। वो कह रहे हैं अपना फ्रांस को, नेटो को, कि आपने हमारा साथ नहीं दिया है तो हम भी फिर देखेंगे कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको साथ दें या ना दें। जहां तक अमेरिकन बेसिस का ताल्लुक है, कभी नहीं होगा कि अमेरिकन जो है वो इस बात पर राजी हों, जो कि एक बड़ी डिमांड है, मेजर डिमांड है ईरानियंस की, कि आप वो बेसिस खाली करें। वो बेसिस खाली करेंगे तो किधर गया ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट, किधर गया ग्रेटर मिडल ईस्ट का प्रोजेक्ट, और किधर गया वो उनका प्रोजेक्ट के जनाब हमने पूरे मिडल ईस्ट में गल्फ ममालिक को टोटली हमने ओवर पावर करना है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, और इसराइल को डोमिनेट कराने से इलाके में इसराइल की हेजेमनी होगी। सो मैं तो ये समझता हूँ कि ट्रम्प साहब बड़ी बुरी तरह फंस गए। और ईरानियन देखें, अभी आप मिसाइल की बात कर रहे थे जी, तकरीबन 900 टोमोहॉक मिसाइल अपना अमेरिकन ने फायर किए हैं ईरान के ऊपर। 900 टोमोहॉक मिसाइल आउट ऑफ टोटल इन्वेंट्री जो बताई जा रही है 4,500। और वो कहते हैं कि 900 मिसाइल को इस इन्वेंट्री को रिकूप करने में भी इनकी प्रोडक्शन 300 मिसाइल पर ही है, तो 3 साल तो ये लगेगी। जबकि ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जो अभी तो कई हजार मिसाइल जो दागे हैं वो तो ओनली 1/3 ऑफ द टोटल इन्वेंट्री, और उनकी तो पता नहीं कितने। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। वजी साहब, आप भी हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।
جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایران امریکہ کی جنگ کے حوالے سے، اور اب یہ بھی بتا دیا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ خلیجی ممالک میں جو 13 مختلف بیسز تھیں انہیں خالی کروا لیا گیا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے. وجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وجی صاحب، ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 13 مختلف بیسز جو خلیجی ممالک میں موجود تھیں انہیں خالی کروا لیا گیا ہے، اور جو فوجی ہوٹلز میں موجود تھے، یعنی کہ پناہ لی ہوئی تھی انہوں نے کسی بھی ہوٹل میں، اب اسے بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ مشرق وسطیٰ میں جو پرائیویٹ ہوٹلز ہیں اب ایران انہیں بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جنگ جو ہے یہ بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ جنگ اب اس کی اسکلیشن میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس میں پیس ٹاکس جو جس کو پاکستان لیڈ کر رہا تھا اس سے بھی کوئی اتنا خاطر خواہ جو دونوں بیلیجرنٹس ہیں، امریکہ اور اس کے اتحادی اور ایران، ان دونوں کے درمیان ابھی تک ٹسل چل رہی ہے، اور یہ ایسکلیشن بڑھتی جائے گی کیونکہ جتنے ہوٹلز ہیں وہ کمرشل ایریاز میں ہیں. جب ادھر اٹیک ہوگا تو کمرشل ایکٹیویٹی کے اوپر افیکٹ ہوگا، جو معاشرتی زندگی ہے اس کے اوپر افیکٹ ہوگا. تو یہ جنگ کے اثرات اور نیچے تک چلے جائیں گے اور جنگ کو روکنا پھر اور مشکل ہو جائے گا. آج جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور جو چائنیز کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ایک 5 پوائنٹ کمیونیکے آیا ہے، وہ ایک دوبارہ امید کی لہر دیتا ہے کہ اگر جنگ بندی کے لیے پیس ٹاک کرنا ضروری ہے، اور پیس ٹاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اتنا کانفیڈنس آئے کہ ٹیبل کے اوپر دونوں پارٹی آ کے بیٹھ سکیں. لیکن اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ضروری یہ ہے کہ جتنا ہم تاریخ میں دور تک جائیں گے ہمیں آج کی اور آنے والی سچویشن بہتر طور پہ سمجھ میں آئے گی. جو نیگوسیشنز کی بات چل رہی ہے وہ تو جنگ سے پہلے بھی چل رہی تھی، آبنائے ہرمز پہلے بھی چل رہی تھی، کھلی ہوئی تھی، ٹریفک چل رہا تھا. لیکن امریکی حملے جو کہ اسرائیل کے بیما پہ کیے گئے اور اسرائیل نے جو پریمپٹیو اسٹرائک کی، اس کی وجہ سے خطے میں پورا توازن بگڑا، اور جس کی وجہ سے پورا خطہ ایک آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہوا ہے. اور ابھی یہ یاد رکھیں، حوثیز نے جو 2 دن پہلے ایک اعلان کیا تھا کہ وہ جو باب المندب ہے، ایک اور بڑی چوک پوائنٹ ہے ریڈ سی میں، اس کے اوپر بھی وہ ٹریفک کو روک سکتے ہیں. اور اگر یہ والا کام ہو گیا تو پھر اور کمپلیٹ باٹل نیک بن جائے گا اور تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھیں کہ تقریباً 3,500 ریلیز ہوئی ہیں ابھی پچھلے ویکنڈ کے اوپر امریکہ میں، جنہوں میں نو کنگ کا وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. امریکہ میں تیل کی قیمت میں $1 سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا ہوا ہے. بالکل. یورپ میں بھی پیٹرول کی قیمت میں بے انتہا اضافہ ہو گیا. اچھا، یہ امیر ممالک ہیں جن کے اوپر یہ افیکٹ ہو رہا ہے. جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، جو گلوبل ساؤتھ کے ملک ہیں، ان کے اوپر تو یہ اکنامیکلی بہت زیادہ افیکٹ ہوگی. اور اگر آج اس کے اوپر پاکستان نے جیسے ایک لیڈ کیا ہے، بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے، اگر اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا تو یہ جنگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. میں یہ بات دوبارہ سے ایک دفعہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جب پہلی جنگ عظیم لڑی جا رہی تھی تو اس وقت لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جنگ عظیم لڑ رہے ہیں. جب جنگ ختم ہو گئی تھی اس کے بعد پتا چلا تھا کہ جنگ عظیم ہے. تو ابھی آج کی دنیا میں جتنی پراکسیز کے تھرو بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور سپورٹ جتنی چل رہی ہے، اس کی بیس کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ایک سمجھدار دکھانے کی انسان بننے کی ضرورت ہے، جو کہ ایون آج کی بھی جو پریس کانفرنس تھی، جو ان کے پینٹاگون میں کانفرنس ہوئی، اس سے بھی کچھ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی طاقت کے استعمال کا مقصد کیا ہے. ان کی صرف ریٹرک تھا کہ ہم نے اتنے میزائل فائر کر دیے ہیں، ہم نے اتنے جہاز ڈبو دیے ہیں، ہم نے یہ کر دیا ہے، لیکن وہ کس لیے کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا تھا. اور جیسے کہ پچھلے ہفتے میں وہ پیٹ ہیگٹ سے جو ان کے سیکرٹری آف وار ہیں، جب وہ وزٹ پہ گئے تو ان کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ہم جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن وہ اپنے فوجیوں کو کیا بتائیں کہ جنگ کا منطقی انجام کیا ہے؟ بیکاز پرہیپس ابھی تک ان کے شفٹنگ کلیمز آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے جنگ میں اترا تو صحیح، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ جنگ سے باہر. بالکل ٹھیک ہے وجی صاحب. رانا جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایکسپرٹ ان انٹرنیشنل افیئرز. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا. جاوید رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں. آپ کی آواز آ رہی؟ جی
رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے یہ کہا کہ 48 گھنٹے میں اگر ایران مذاکرات کی میز پہ نہیں آیا تو سنگین نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، اور کل رات بھی ہم نے دیکھا کہ ایران کے صوبے اصفہان میں بھی کئی دھماکے سنے گئے، جس کے بعد ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور خلیجی ممالک میں میزائل بھی داغے اور دبئی کی آئل تنصیبات کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ اس سے سنگین نتائج اور کیا ہوں گے. ابھی تک انہوں نے 1 لاکھ کے قریب جو ہے اٹیک کیے ہیں، حملے کیے ہیں ایران کے اندر، جس میں صرف 5000 کے لگ بھگ جو ہے وہ ملٹری سائٹ سے، باقی سارے سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر انہوں نے حملے کیے. تو میرا نہیں خیال کہ ایران اور اسرائیل نے کوئی کسر چھوڑی ہے. تو یہ جو دھمکیاں وہ دے رہے ہیں بنیادی طور پہ یہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، خاص طور پہ امریکن پبلک کو، کہ یہ جنگ جو ہے ختم ہونے والی ہے. وہ ایک طرف دھمکی دیں گے، ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ یہ رجیم چینج آپریشن ہو گیا ہے وہاں پہ اور ہماری ڈیل ہونے والی ہے. ایران کہہ رہا ہے جی ہماری آپ کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، بس ایک تو میسج جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہمیں ڈراپ کیے گئے. تو اس لیے دیکھیں اتنی وہ سو کالڈ، میں سپر پاور نہیں کہتا، وہ دیٹ از ون آف دا 3 گریٹ پاور جو امریکہ ہے. اب ان کی بےزتی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، ان کو فیس سیونگ چاہیے. تو اس قسم کی جو باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، اس کی باتوں میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. لیکن اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ چاہے گا کہ یہ جنگ جلد از جلد وائنڈ اپ ہو جائے کیونکہ وہ مڈ ٹرم الیکشن ہار جائے گا. اور لیکن مسئلہ اس وقت اسرائیل کا ہے. اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو جنگ جاری رکھیں گے. ہم نے تو ابھی آدھے ملٹری اہداف جو ہیں وہ حملہ کیا ہے ان کے اوپر ایران میں، آدھے ابھی باقی ہیں. تو ایران یہ چاہ رہا ہے کہ اگر آپ نے سیز فائر کوئی کرنی ہے تو آپ کو پورے مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی وار تھیٹرز ہیں سب کو بند کرنا پڑے گا. ہوتیز بند کر دیں گے، حزب اللہ کے خلاف آپ کو جو ہے جو حملہ ہو رہا ہے لبنان کے اوپر اس کو بند کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت کوئی کلیئر کٹ. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ہم پاور پلانٹ اور واٹر پلانٹس پہ بھی حملے کر سکتے ہیں. تو اگر ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ حملے ہوتے ہیں تو پینے کا صاف پانی بھی ایران کے عوام کو میسر نہیں ہوگا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو جنگ ہے یہ طول پکڑ لے گی. دیکھیں بات یہ کہ وہ پہلے ہی کر رہے ہیں. اسرائیل وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے اور اس کے بعد اسرائیل جو ہے حملے جو ہے کرنا شروع کر دیتا ہے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو کون کنٹرول کر رہے ہیں؟ وہ اسرائیل اور موساد کنٹرول کر رہی ہے. ایپسٹین فائل جو ہے اس کے سیکس اسکینڈل ہیں جس کی وجہ سے یہ بلیک میل ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈارک ریئلٹی ہے. اور باقی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایران کے جو ڈیسلیٹیشن پلانٹس کے اوپر یہ حملے ہوتے ہیں یا ان کا کریٹیکل جو آئل ریفائنری کا انفراسٹرکچر اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو ان بیچارے گلف اسٹیٹس کا کیا بنے گا؟ ایران تو ان کو نہیں چھوڑے گا. ایران کے پاس ابھی بھی بہت بڑا میزائلز کا اور ڈرون کا اسٹاک پائل موجود ہے اور ابھی دنیا کی اکانومی جو ہے وہ تتر بتر ہوتی جا رہی ہے. اور اگر ایران نے پوری گلف اسٹیٹ کی آئل ریفائنری تباہ کر دی تو آنے والی دہائیوں تک تیل کے مسائل بن جائیں گے پوری دنیا کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کرنا چاہے گا. ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا جا سکتا. تاہم میں یہ کہوں گا کہ یہ کام اسرائیل کرنا چاہے گا کیونکہ اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ پورے خطے میں کیوس کریٹ کیا جائے. اور وہ چونکہ اس وقت مین سٹریم نیریٹو ہے اسرائیل کے اندر کہ ان کا مسیحا اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک وہ کیوس کریٹ نہیں کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تھیولوجیکل تھیوریٹک اسٹیٹ ہے اور اس نے پوری کی پوری دنیا کو اس وقت جو ہے آگے لگایا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چین کے دورے پر ہیں اور وہاں کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے، تو چین کا اس معاملے میں آنا خوشائن ثابت ہو سکتا ہے میڈیشن کے لیے؟ کیونکہ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ ترکی، مصر اور سعودیہ کے وزیر خارجہ آئے تھے، ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی. پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی ایرانی صدر سے. تو چین کا آنا ایک مثبت ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل، وائی ناٹ. دیکھیں نا چین جو اپنا میں تو ان کو سمجھتا ہوں امریکہ کے مقابلے میں چین از ریئل سپر پاور نا، کوئی اس میں شک نہیں ہے. اور چین کا اپنے خاص اسٹائل آف انٹرنیشنل ڈپلومسی ہے. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا وہ ممبر ہے. اور چین کے بالکل ایران کے ساتھ بھی بڑے کلوز تعلقات ہیں چین کے. اور چین نے کبھی کوئی ایگریشن جارحیت کی بات نہیں کی. چین ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے. یہ تو ان کی ایک پرانا ان کی فلسفہ ہے، ان کی پالیسی ہے کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کو
मंतकी जहाँ तक पहुंचाना तो अमन के जरिए किया जाए, जंग के जरिए नहीं। और आपने देखा कि चीन कभी मुझे तो नहीं याद है पिछले 4-5 दहाइयों में चीन को कहीं एक्चुअली जंग में इन्वॉल्व हो, बूट्स ऑन ग्राउंड में इन्वॉल्व हो। यहाँ पे भी अगर वो ईरान की मदद कर रहा है तो ठीक है, वो अपना चीन का भी राइट है और वो ईरान का भी राइट है। वो एक लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डोनाल्ड साहब की गारंटी कौन लेगा, क्योंकि जो 15 निकात अमेरिका ने दिए। जी, मसला ये है कि अभी हम सुन तो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिशियल विजिट आनी है चीन की, जिसमें चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ उनका समिट होगा, लेकिन शायद उसमें भी थोड़ा टाइम है। बट बात यह है कि चीन जो है जब तक मेरा ख्याल है या तो फिर वो समिट हो एडवांस में हो जाए तो फिर वहां पे कोई ऐसी बात हो। लेकिन चले अमेरिका तो वो अगर आपको गारंटी दे देता है कि वो अब हमला नहीं करेगा और वो चाहेगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि नेगोशिएशन कामयाब भी हो, ये भी व्हाइट हाउस से ये बयान जारी हो रहे हैं, ट्रम्प के भी हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान के साथ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस पे भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि क्या सऊदी की जानिब से ये कहा गया था अमेरिकन को कि आप ईरान की ऑयल तनसीबात पे जो है वो मिसाइल दागें, हिट करें, या मिलिट्री तनसीबात को हिट किया जाए? ये जो बातें हैं ये बड़ी जोर पकड़ रही हैं सोशल मीडिया पे। नहीं देखे वो जो, और पहले मैं बात कर दूं, जो 5 पॉइंट का जो अभी एक आया है, आज ऐलान हुआ है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और हमारे इसहाक डार साहब के दरमियान, उसमें अगर आपने नोट किया कि ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अमेरिका जो है अपने बेसिस खाली करे, बिकॉज मैं आपको पहले कहा था अमेरिका ने बेसिस वहां पे खाली नहीं करने। ये एक एक्सट्रीम डिमांड है। बिल्कुल ये है कि हमले जो है वहां से नहीं होने चाहिए और अमन के हालात जो है वो कायम होने चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक अमेरिकन जो है वो बेसिस अपने वहाँ खाली करने को तैयार होंगे। तो चीन ने भी वो बात की है, यूनाइटेड नेशंस के उनके बड़े रोल की बात की है। उन्होंने बात की है कि जनाब ये अपना अमेरिका जो है वो और इसराइल जो बिल्कुल जंग जो है इमीडिएटली फौरी जो है वो बंद होनी चाहिए और आइंदा भी कोई जंग ना करने का जो है ये भी गारंटी बेसिकली तो अमेरिका और इसराइल से मांग रहे हैं। मसला ये है कि अमेरिका तो शायद कर भी जाए, लेकिन इसराइल की गारंटी कौन देगा? बिकॉज इसराइल जो है वो तो एक्चुअली डोमिनेट कर रहा है अमेरिका को। तो क्या अमेरिका अगर ईरान के साथ नेगोशिएशन कामयाब भी हो जाते हैं आगे आने वाले चंद दिनों में, तो क्या इसराइल जो है वो पीछे हट जाएगा आपके ख्याल में? उनके तो अपने अज़ाइम में एंटी मुस्लिम, एंटी अरब और पूरा गल्फ में अपनी डोमिनेशन के मामला जो है वो तो इसराइल तो उसको परसू कर रहा है। सो वो टाइम अभी तक मामला देखें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। या तो ये है कि इस्लामाबाद में जिस तरह सुन रहे थे कि अमेरिका का हाई ऑफिशियल आए, ईरान का हाई ऑफिशियल आए और वो उनकी आपस में आमने सामने बात हो, बेशक इन द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तानी टॉप मीडिएटर, और चले कोई हर्ज नहीं, सऊदी अरेबिया हो और जो तुर्किया वो भी शामिल हो, इजिप्ट के रेफ्टी और की फॉरेन मिनिस्टर लेवल, तो फिर तो देखने को बात बनती है। लेकिन अभी ईरान जो है वो तो नजर नहीं आ रहा कि वो किसी रिकंसिलिएशन के मूड में है। वो तो बड़ी जारहाना मूड में है, जारहाना इन द सेंस कि वो तो फाइट बैक कर रहे हैं, रिटेलिएट कर रहे हैं। बड़ी सख्त रिटेलिएशन हो रही है ईरानियों की तरफ से। और जितना मर्जी वो कह दे कि जी हमने इनकी एयरफोर्स तबाह कर दी, नेवी तबाह कर दी, इनका ये मिसाइल कैपेसिटी तबाह कर दी, लेकिन फिर वो मिसाइल कहाँ से आ रहे हैं? ईरान के पास तो बहुत बड़ी कैपेसिटी है और जिसने पूरे इनको सरप्राइज। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका कमेंट आ गया है जी। एक चीज ध्यान में रखें आप, अभी बॉडी बैग भी जाना शुरू हो गए अमेरिका में। जो लोग मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस पे जो फौजी उनके अक्सर जवान मारे जा रहे हैं, उनकी बॉडी बैग जा रही है। अमेरिकन नेशन जो है वो बहुत सिस्टम है टू बॉडी बैग। अब वहां पे भी बड़ा क्लियरली ये बात की जा रही है कि यार हमारी तो ईरान के साथ कोई जंग नहीं है, ये बॉडी बैग किस चक्कर में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो ट्रम्प बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने कमेंट दिया है इसी पे तबसरा लेंगे वजी साहब से। वजी साहब, ये जंग अमेरिका की नहीं थी और जो मिसाइल दागे जा रहे हैं वो अमेरिका पे नहीं दागे जा रहे, इसराइल पे दागे जा रहे हैं, खलीजी ममालिक पे दागे जा रहे हैं, जो मुस्लिम ममालिक है जिन्होंने अमेरिका को फौजी अड्डे दिए हुए हैं। तो अब इसमें बात खुल के सामने आ गई है और अमेरिका की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिन तनसीबात पे ईरान हमले कर रहा है उसको रीस्ट्रक करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। अमेरिका की जानिब से कोई पैसे, डॉलर, फंड्स नहीं दिए जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये बिल्कुल बात
मेरे लिए तो बिल्कुल यह है कि ये जंग अमेरिका की नहीं थी। अमेरिका इजराइल के साथ मिल के इस जंग में शामिल हो गया, नंबर एक। जी और अमेरिका के तो अपने अभी जो उनके ऊपर तजारती जो नुकसानात हैं वो भी बढ़ते के बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि अमेरिका इतना फ्री फ्लो ऑफ फंड्स कर सके, नंबर एक। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात समझने की ये है कि आज से पहले 50 साल पहले अमेरिका ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो ऐसी जंगें थी जो कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर थी। एक तरफ अमेरिका की मिलिट्री पावर थी और दूसरी तरफ जो है वो निहत्तर टाइप के लोग थे जिन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ी, जैसे वियतनाम वॉर आप समझ लें, उसके बाद गल्फ वॉर में इनिशियल 2-3 दिन के बाद अफगान वॉर। और अच्छा, इन सारी जंगों में भी ये बड़ी समझने की बात है कि सारी की सारी जंगें जिधर लड़ी गई उनके नाम पे रखी हुई हैं, लेकिन अगर इनमें कॉमन चीज है वो ये था कि इधर अमेरिका की जंगें थी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। ये पर है 50 सालों में एक वाहिद जंग है जो कि अमेरिका को काउंटर इंसर्जेंसी की तरह नहीं बल्कि प्रॉपर मिलिट्री वॉर की तरह लड़नी पड़ी है, जिसमें उनके अपने जो एलाइज थे वो उनके साथ नहीं है, नंबर एक। सही। नंबर दो, उनके अपने नुकसानात, उनके रडार स्टेशन, उनके जहाज जो बड़े बड़े जहाज जो हैं जो नुकसानात उनको हुए हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर आए थे वो इधर से वापस चले गए। पहले उन्होंने कहा था कि हम अपने शिप्स के थ्रू अपना होमस को खोलेंगे, फिर आज उनका जो बयान आया था कि जिसने अपना तेल लेना है वो खुद उधर से जाके अपना होमस से तेल ले ले। ये सब चीजें बड़ा क्लियर बता रही हैं, एक फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रही हैं। इंसान की स्टेटमेंट के थ्रू, पॉलिटिकल स्टेटमेंट के थ्रू ही रिवील होता है कि उसके अंदर के ख्यालात क्या हैं। उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया बगैर सोचे समझे, और उसके बाद अब उनको मुश्किल पेश आ रही है, परेशानी ये पेश आ रही है कि इस पावर को इस्तेमाल को निपटाएं कैसे और अपने मकसद की अचीव कैसे कर सकें। लेकिन चाइनीज कहावत, एक चाइनीज दानिश्वर कह लें, सन त्सू, उनका ये कहना था कि एक्मे ऑफ द स्किल इज टू विन द वॉर विदाउट फाइटिंग, कि बेहतरीन हिकमत अमली यह है कि जंग लड़े बगैर या हथियार का इस्तेमाल किए बगैर हम अपना मकसद अचीव कर लें। बिल्कुल। इस तनाजुर में अगर देखें तो अमेरिका के पास नंबर एक कोई हदफ अगर क्लियर था तो वो दुनिया को ऊपर वाजे नहीं कर सका, नंबर एक। नंबर दो, आज 32 दिन के बाद भी जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर की और उनके जो चेयरमैन हैं उनकी, वो स्टेटमेंट इससे ज्यादा ये नहीं है कि हमने ईरान की फौजी तंसीबात को खत्म कर दिया, हमने उनकी नेवी के डुबो दिया, हमने इतने जहाज फायर करा दिए, हमने इतनी डायनामिक सॉर्टीज कर ली। ये तो एक बहुत टेक्टिकल लेवल वाली डिस्कशन है। जो उनके अहदाफ थे वो अचीव क्या करना चाहते थे वो मेरा ख्याल है कि ना वो खुद समझ पाए, सही, और ना वो अपने साथियों को समझा पाए, और इसको कवर करने के लिए वो मुख्तलिफ तरीके से बयानात कर रहे हैं कि हम अनसर्टेन रहेंगे, हम अपनी जो स्ट्रेटजी है वो किसी को जाहिर नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो अपनी स्ट्रेटजी किसी को जाहिर नहीं करेंगे तो कैसे किसी को पता चलेगा ये अपने मकसद पे अचीव कर पाए या नहीं? क्योंकि और यूं ही लगता है कि अमेरिका जो है जी जंग जीत कौन रहा है और हार कौन रही है, एक असेसमेंट होती है। ये असेसमेंट एक तो बेलिजरेंट्स खुद करते हैं और उसके बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो जंग को देख रही है, मेरे आपके जैसे लोग, वो भी असेस करते हैं। और जो उनकी नजर में चीज सामने आ रही है वो ये आ रही है कि वो 32 दिन के बाद भी एक ऐसा मुल्क जो तकरीबन इंटरनेशनल पराया स्टेट था उसको वो काबू नहीं कर सके, और ये उनके लिए बहुत बिल्कुल। और स्टेट ऑफ हॉर्मस को भी जो है वो खुलवाने में नाकाम हो गए हैं। बहुत शुक्रिया वजी साहब आपके वक्त का। इनके हमरा थे जावेद राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपने भी वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।